प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम मानव भूगोल की पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कक्षा 12 में महत्वपूर्ण है और कक्षा 12 में गत वर्ष जो माध्यमिक कक्षा की पुस्तक थी वही संचालित है। बोर्ड एग्जामिनेशन संबंधित जो भी प्रश्न हैं इसी पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। तो आपको इस पुस्तक का, इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि गत वर्ष कक्षा 11 में आपने भौतिक भूगोल का अध्ययन किया था और वहाँ आपको बताया भी गया होगा कि ज्योग्राफी की या भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखा, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल का अध्ययन हम कक्षा 11 में करते हैं और मानव भूगोल का अध्ययन हम कक्षा 12 में करते हैं। और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर भी यह विस्तृत अध्ययन इसका किया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम प्रथम अध्याय की चर्चा करते हैं, मानव भूगोल, इसकी प्रकृति और इसका विषय क्षेत्र, इसका नेचर किस प्रकार से है, इसका स्कोप क्या है, हम उसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण सीरीज़ है ज्योग्राफी की और आप जो भी इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उसे नोट करते चलें नोटबुक में, जिसके माध्यम से अंतिम समय जब परीक्षा का होता है तो वहाँ आपको रिवीजन करने की जो सामग्री है वो एक जगह आपको प्रस्तुत हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं मानव भूगोल की। और आज हम मानव भूगोल संबंधित इसकी अर्थ और इसकी परिभाषा, डेफिनेशन की हम चर्चा करेंगे। और ये हम देखेंगे कि कौन सी परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण होती है और बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से परीक्षाओं के माध्यम से ये परिभाषा पूछी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं मानव भूगोल का अर्थ व उसकी परिभाषा। मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है, ये हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। ये इसलिए है क्योंकि भूगोल समस्त क्षेत्रों का अध्ययन करता है। क्षेत्र से संबंधित जो धरातल है, किस प्रकार से स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन, इनका वर्णन करने वाला ये विज्ञान जो कि भूगोल है। इसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से तथ्य होते हैं, उनका इन क्षेत्रों से किस प्रकार से संबंध स्थापित होता है, हम उसका अध्ययन करते हैं। भूगोल एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में, एक अनुभव के रूप में, एक व्यवहारिक ज्ञान के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। घटना का स्थान क्या रहा और समय के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करते हैं कि वो घटना कहाँ घटित हुई, वो स्थान क्या था, समय क्या था, हम उसकी चर्चा करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी स्थान और किसी समय की चर्चा करना, और जहाँ स्थान और समय की चर्चा होती है वहाँ संबंध भूगोल से स्थापित कर दिया जाता है। कुछ संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। तो भूगोल क्या है कि भूगोल वास्तविकता में पृथ्वी को मानव का घर समझते हैं। ठीक है, भूगोल क्या है कि पृथ्वी को मानव का हम क्या है, घर समझते हैं।
और इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि मानव को छोटे से बड़े रूप प्रदान करने में इस पृथ्वी पर जितने भी भौतिक वातावरण हैं, भौतिक तथ्य हैं, उन सभी से मानव पोषित हुआ है। मानव छोटे से बड़े की आयु प्राप्त उसने की है। तो इसमें प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर अधिक जोर दिया है, क्योंकि भूगोल में दो मुख्य शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। तो इन दोनों ही शाखाओं को अधिक जोर दिया है। ये हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि जहाँ प्रकृति और मानव का संबंध स्थापित हो जाता है वो भूगोल, क्योंकि प्रकृति मानव के बिना अधूरी है और मानव जो है प्रकृति के बिना अधूरा है। इसमें हम इसी की चर्चा करेंगे। ये दोनों एक अविभाज्य तत्व है, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि इनका विभाजन कर दिया जाए तो फिर ये विषय नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक हम इनके अंतर संबंधित अध्ययन नहीं करेंगे कि भौतिक वातावरण से मानव किस तरह प्रभावित होता है या मानव के द्वारा भौतिक वातावरण किस प्रकार प्रभावित होता है, तो इसका विशेष अध्ययन हमें करना होता है। ये दोनों एक अविभाज्य तत्व माने गए हैं। इन दोनों आधारभूत घटकों से संबंधित भूगोल की क्रमशः दो अलग अलग शाखाएं विकसित हुई, ये भी मैंने आपको चर्चा की थी, जहाँ भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, ठीक है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जो कक्षा 11 में आप पढ़कर आ चुके हैं कि वहाँ आपने स्थल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जलमंडल के बारे में और जीवमंडल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। यानी उन सभी का संबंध भौतिक पर्यावरण से होता है, जहाँ पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, खुला वायुमंडल, वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें, जलमंडल में उपस्थित जलीय जल में रहने वाले जीव, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो ये सब भौतिक वातावरण का या भौतिक पर्यावरण का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। जबकि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध तथा मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। यानी मानव भूगोल में हम किन का अध्ययन कर रहे हैं कि जो भौतिक पर्यावरण है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और जो सांस्कृतिक वातावरण डेवलप हुआ है, चाहे वह मुख्य रूप से देखें मानव की उत्पत्ति से लेकर अंतिम छोर तक, मानव का रहन सहन, मानव की आवासीय बस्तियाँ, मानव का निवास करने का स्थान, जनसंख्या, संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, इन सभी का अध्ययन हम मानव के परिप्रेक्ष्य में रहकर भौतिक पर्यावरण के साथ में अंतर संबंधित करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, मानव भूगोल मानव के वर्ग और उनके वातावरण की शक्तियों, साथ ही प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला एक अध्ययन है। ठीक है, फिर एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ, कितनी महत्वपूर्ण बात कही गई, इसको आप गौर कीजिए। दूसरे शब्दों में मानव भूगोल जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये मानव वर्ग यानी हम लोग, आसपास के जो हम लोग हैं, परिवार है, हमारा समाज है, ठीक है, जिला है, राज्य है, भारतवर्ष है, तो मानवीय वर्ग और उनके वातावरण की शक्ति। वातावरण की शक्ति क्या है कि हम किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में हमारा वातावरण परिवर्तित होता है और हम फिर भी जीवित रहते हैं। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, जो विभिन्न प्रकार के ये भौतिक वातावरण आ रहे हैं, वातावरण की जो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ सम्मिलित हो रही है, फिर भी हम उसमें किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु हो तो तापमान अधिक, वर्षा ऋतु हो तो वर्षा अधिक और ना भी हो, दोनों ही चांसेस होते हैं, और शीत ऋतु हो टेम्परेचर बहुत कम, अत्यधिक शीत। तो इनके मध्य इनकी प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंध, प्रतिक्रिया करते हुए हम परस्पर कार्य करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला एक अध्ययन है। तो हम इसका जो अध्ययन करते हैं वह अध्ययन कैसे करते हैं, प्रादेशिक आधार पर करते हैं। इन सभी चीज़ों का, मानव वर्ग, वातावरण की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, क्या प्रभाव डालती हैं,
किस प्रकार से प्रतिक्रिया की एक्टिविटी होती है, किस प्रकार से कार्यात्मक संबंध स्थापित होते हैं, इन सभी का हम प्रादेशिक आधार पर अध्ययन करते हैं और यही मानव भूगोल की खास बात है। उसके बाद हम आगे चर्चा करें तो ये कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी हुई हैं, इन पंक्तियों से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भौतिक वातावरण का जो प्रभाव है या भौतिक वातावरण का जो जन्म है या उसका विकास है, प्रादुर्भाव है, वो उस समय से ही है जब हमारी पृथ्वी का ओरिजिन हुआ, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और कक्षा 11 में आपके चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ आपने भौतिक भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ा और उसके बाद किस प्रकार से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसकी आपने चर्चा की थी, आपने उसको पढ़ा था। लेकिन मानव भूगोल का जो वास्तविक शुरुआत है वो 18वीं शताब्दी से मानी जाती है। समय के साथ साथ मानव वातावरण संबंधों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल की परिभाषा दी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत सतर्क हो जाइएगा आप। यहाँ से मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसको अच्छे से समझिएगा। बोर्ड पैटर्न पे किस तरह से परिभाषा पूछते हैं वो महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण हम यूँ कहें तो पहली ही परिभाषा महत्वपूर्ण, और ये पहली परिभाषा आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता, यानी आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। जर्मनी में इनका जन्म हुआ और वहाँ पर ये जोग्राफर रहे और इनका नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक रेडजेल। तो फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार जो परिभाषा है ये अक्सर प्रश्न इससे बनता है, पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है परिभाषा में। देखिए, मानव भूगोल, मानव समाज क्या, जहाँ हम निवास कर रहे हैं, यही तो हमारा मानव समाज है। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस परिवेश में आप निवास कर रहे हैं वो आपका मानव समाज हो गया। और धरातल के बीच, तो आप निवास कहाँ करते हैं? धरातल पर। तो उस मानव समाज से, या यूँ समझिए फॉर एग्जांपल, मानव समाज हम बाद में लेंगे, सेल्फ यानी आप खुद यानी आपका खुद का धरातल के बीच क्या अंतर संबंध है, धरातल को आप किस तरह से यूज़ में ले रहे हैं, पूरे 24 घंटे में आपका उस धरातल से क्या संबंध स्थापित होता है। यदि आप ये समझ गए हैं तो आपका फिर मानव समाज समझ में आ जाएगा। समाज क्या है कि हमारा परिवार के अन्य सदस्य लोग, आस पड़ोस के लोग, ये समाज। और ये मानव समाज का जो संबंध स्थापित हुआ है धरातल से हुआ है, यानी हमारा जन्म भी इस धरातल पर है। उसके पश्चात हमारी जो भी दिनचर्या हैं जन्म से लेकर आज वर्तमान तक इस धरातल पर ही संपादित हुई है। चाहे वे बचपन में खेलना हो, कूदना हो, आना हो, जाना हो, विद्यालय जाना है, रिश्तेदारों के जाना है, तो इस धरातल से हमारा संबंध स्थापित हो रहा है। यदि धरातल नहीं होता तो फिर संबंध स्थापित नहीं होता, तो धरातल महत्वपूर्ण है। तो कितनी अच्छी परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल ने दी है कि मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध स्थापित होते हैं उनका कैसा संश्लेषित अध्ययन करना ही मानव भूगोल की परिभाषा है, जो कि रेडजेल के द्वारा दी गई है। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये हो गया कि फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा क्या है, बताइए। यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि मानव भूगोल में दी गई फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा लिखिए, ये बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि रेडजेल महोदय की एक पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है
एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी, इसको आपको ब्रेक करके पढ़ना होगा, पहले एंथ्रो फिर पो फिर ज्योग्राफी। तो एंथ्रोपोजोग्राफी जो पाठ्य पुस्तक है, जो पुस्तक है जो कि मानव भूगोल संबंधित है, ये किस भूगोलवेत्ता की है? तो फ्रेडरिक रैटजेल की है। ये एक महत्वपूर्ण है। इन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया। देखिए, पार्थिव एकता का मतलब क्या होता है? पार्थिव एकता का मतलब होता है कि धरातल से हमारा कैसा संबंध है, और धरातल से संबंध जो हमारा है वो किस प्रकार से है कि मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, मनुष्य जो भी कार्य करता है, ठीक है, जो भी गतिविधियाँ वो कर रहा है, वो धरातल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। यदि धरातल नहीं है तो कोई क्रिया संपादित नहीं हो सकती, और किस प्रकार से वातावरण के साथ उसे प्रभावित करती है। ये भौतिक भूगोल में हम पढ़ चुके हैं, और वर्तमान में हम देखते हैं कि कोविड-19 के इस दौर में ये वातावरण पर परिस्थितियाँ हैं, वातावरण का प्रभाव है। यह हम देखते हैं कि इस पूरे वायुमंडल में दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है। वर्षा होने के बावजूद पता नहीं चल रहा कि वर्षा हुई भी है या नहीं, तापमान फिर बढ़ रहा है, गर्मी फिर वापस ऐसा लग रहा है गर्मी फिर आ गई है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, भूमि का तापमान बढ़ रहा है, वायुमंडल का तापमान एकदम से ग्रोथ कर रहा है, तो उसका कारण यही है कि वातावरण का प्रभाव जो है वो किस प्रकार के मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालता है। तो इन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। हालांकि भौतिक भूगोल में हम सब कुछ पढ़कर आ चुके हैं, उसका इंटरकनेक्शन मानव भूगोल है, तो हम उसको किस तरह से इंटरलिंक करते हैं, किस तरह से इंटरलिंक करके आप पढ़ोगे, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अब अगली जो परिभाषा है वो रैटजेल की शिष्या की, जो कि प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। ये अमेरिका की हैं, जबकि रैटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर इनकी परिभाषा भी पूछी जाती है कि एलन सैम्पल या सैंपल भी नाम दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये रैटजेल की शिष्या है, प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव, यानी मानव कैसा चंचल, हंसमुख स्वभाव है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी पढ़ने बैठ जाता है, कभी नहीं पढ़ता, चंचल मानव है, मस्तिष्क अस्थिर है, हम यहीं बैठे बैठे कहीं और की सोच लेते हैं। तो मानव भूगोल एक चंचल मानव है। और अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी मतलब पृथ्वी स्थायी नहीं है। पृथ्वी स्थायी मतलब नहीं है, कैसे? पृथ्वी स्थायी में नहीं है कैसे? मतलब विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वो ज्वालामुखी घटना हो, चाहे भूकंपीय घटना हो, या फिर वातावरणीय प्रभाव हो। तो ये सब चीज़ें कैसी हो रही है? अस्थायी हो रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, हर चीज़ चल रही है, निरंतर गतिशील है हर चीज़। तभी तो हम देखते हैं कि 2019 का वर्ष चला गया, 2020 का वर्ष जाने वाला है, फिर 2021 का वर्ष आ जाएगा। इसी तरह कक्षा 10वीं पास किया, फिर 11वीं, फिर 12वीं, और फिर कॉलेज स्तर में आ जाएंगे। तो ये सब स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। मानव भी चंचल है, वो भी कहीं ना कहीं गतिशील है, वो भी कुछ नए इनोवेशन करता है। और इनोवेशन क्या हुआ? जैसे आज वर्तमान में देखें कि कोविड-19 के इस दौर में जहाँ स्कूल कॉलेजेस ऑलमोस्ट बंद हैं, फिर भी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से, अध्यापकों के माध्यम से, ऑनलाइन संचार की क्रिया के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें इनोवेटिव हैं। करने वाला कौन है? मानव। पृथ्वी कैसी हो गई? अस्थायी। सब क्रियाएं चल रही हैं कि पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इन दोनों के मध्य कैसा संबंध होता है? पारस्परिक। मानव और पृथ्वी के बीच जो संबंध स्थापित हो रहा है, कैसा हो रहा है? पारस्परिक संबंध हो रहा है। और ये कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है दिन प्रतिदिन। कोविड-19 के उस समय में जब ये जो महामारी थी, जब शुरू हुई थी, जब मानव को समझ में नहीं आ रहा था, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो चीन का हो, या फ्रांस या ब्रिटेन का, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ हो, वैज्ञानिक हो, नहीं समझ में आ रहा था ये हो क्या रहा है। लेकिन समय के साथ साथ मानव ने रिसर्च किया, मानव ने अपने मस्तिष्क के माध्यम से इस पर रिसर्च किया, कार्य किया,
जांच पड़ताल की, तो खोज लिया कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, और आज हम देख रहे हैं कि इसकी वैक्सीन तैयार की जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच में पारस्परिक परिवर्तनशील जो संबंध होते हैं, जो बार बार परिवर्तन होता है, उसके बीच में मानव किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है, उसी का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। तो दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दोस्तों, रैटजेल की परिभाषा जो कि महत्वपूर्ण है, जिसमें स्पष्ट बात कही गई थी कि मानव समाज और धरातल के बीच महत्वपूर्ण संबंध, अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं कह रहा हूँ 101% ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एक इसकी पाठ्य पुस्तक जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलन सैम्पल की जो परिभाषा है कि मानव भूगोल कैसा है, चंचल मानव का स्वभाव होता है और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन करता है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये मानव भूगोल की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, आगे भी हम चर्चा करेंगे। एलन सैम्पल जो कि एक नियतिवादी के कट्टर समर्थक थी, तथापि उनकी परिभाषा अन्य नियतिवादियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। मानव अपने विकास की प्राथमिक अवस्था प्रारंभ से ही सक्रिय रहा है, उसके समस्त क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ता रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड है नियतिवाद और एक वर्ड आता है संभववाद, दो वर्ड जो है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लीजिए और बिल्कुल छोटे शब्दों में आपको मैं समझा दूंगा कि नियतिवाद क्या होता है। ठीक है, नियतिवाद इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म, इंग्लिश में डिटर्मिनिज्म और वैसे हिंदी में नियतिवाद। देखिए दोस्तों, इसको एक नाम और दिया जाता है पर्यावरणवाद। एक नाम इसको पर्यावरणवाद दिया जाता है और एक नाम इसको निश्चयवाद दिया जाता है, निश्चयवाद। ठीक है, पर्यावरणवाद को एनवायरमेंटलिज्म भी कहते हैं, जबकि नियतिवाद और निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म, एक ही वर्ड आता है इनके लिए, डिटर्मिनिज्म। नियतिवाद कह दीजिए, पर्यावरणवाद कह दीजिए या निश्चयवाद कह दीजिए, बात एक है। लेकिन पर्यावरणवाद जो है इसका इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंटलिज्म, जबकि नियतिवाद और निश्चयवाद को डिटर्मिनिज्म। अब देखिए, इस शब्द को यदि हम देखें तो इस शब्द में एक वर्ड आता है पर्यावरण। क्या शब्द आ रहा है, पर्यावरण। इसका मतलब जो नियतिवाद के समर्थक हैं, जो भूगोलवेत्ता नियतिवाद को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब वो सीधा सीधा किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पर्यावरण को, मतलब भौतिक वातावरण को। आगे समझ में आपको, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, भौतिक वातावरण को। यानी वो लोग कह रहे हैं कि भौतिक वातावरण महत्वपूर्ण है, यदि भौतिक वातावरण नहीं होता तो मानव का कोई औचित्य नहीं होता या इस धरातल का कोई औचित्य नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको हम नकार नहीं सकते, ये 100% सत्य है। ये आपको समझ में आया। तो नियतिवाद या नीतिवादी जो विचारक होते हैं, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि एलन सैम्पल प्रमुख रूप से कट्टर नियतिवादी थी, उसकी समर्थक थी, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पर्यावरण को सपोर्ट कर रही हैं, ये भौतिक वातावरण की पहल को आगे लेके चल रही है, ये भौतिक वातावरण को महत्वपूर्ण मानती है और ये 100% सत्य भी है। लेकिन अगले जो विद्वान आने वाले हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो अगले विद्वान वो ये कहते हैं कि क्या वास्तविकता में भौतिक वातावरण ही महत्वपूर्ण है, क्या मानव महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात यह है कि भौतिक वातावरण ठीक है, 100% है, मानते हैं हम भौतिक वातावरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इस भौतिक वातावरण को मनुष्य अपने अनुसार चेंज कर रहा है, अपने अनुसार इसको परिवर्तित भी कर रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि नियतिवाद क्या है, पर्यावरणवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है। ये किसको सपोर्ट करते हैं दोस्तों, पर्यावरण को सपोर्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया। अब मैं डायरेक्ट सेकंड पॉइंट पर आता हूँ और सेकंड पॉइंट है संभववाद। ठीक है, सेकंड जो विचारधारा है वो कैसी विचारधारा है, संभववादी विचारधारा। और संभववादी विचारधारा जो है, संभववादी विचारधारा का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, जबकि पहले वाली थी डिटर्मिनिज्म। और पॉसिबिलिज्म या संभववाद का मतलब क्या है, देखिए इसके 3 वर्ड जो हैं वो ये बात बताना चाह रहे हैं कि हर जगह संभावनाएं हैं,
हर जगह क्या है, संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ है हर जगह। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये खाली नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि वर्तमान में हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाई की जा सकती है, कोई अवरोध नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ अवरोध हो सकता है। 100 में से ये सत्य नहीं है कि 100% कोई चीज़ हो। कोई कार्य हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% हो। लेकिन हाँ, 100 में से एटलीस्ट कम से कम 70% तो कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो हम 70% कर सकते हैं, 60% कर सकते हैं, 80, 90 भी कर सकते हैं। तो हर जगह पॉसिबिलिटीज़ है, हर जगह संभावनाएं हैं, हर जगह संभावनाएं हैं, इसलिए हम वो कार्य कर रहे हैं। तो जो संभववादी विचारक हैं वो ये कहते हैं कि हर जगह संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर जो भौतिक पर्यावरण है वही सबसे प्रभावी होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। क्या संभावनाएं नहीं हो सकती? तो दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के साथ में समझा देता हूँ, और ये परिस्थिति जो उदाहरण है वो आपके सामने और आपके समक्ष है। कोरोना वायरस, लेटेस्ट उदाहरण। कोरोना वायरस क्या था, किसी को नहीं पता, कोई चर्चा नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे फैलता गया। और जब ये फैलता चला गया तो इसने पूरे विश्व को इस तरह से फैला दिया कि हर देश में त्रासदी मची हुई है। असंख्यक लोगों की मृत्यु हो गई, असंख्यक लोग को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो रखा है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक प्रकोप है। लेकिन क्या संभावनाएं ये हैं, संभावनाएं क्या हैं कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो कार्य कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। तो ये संभावना है कि वैक्सीन आ जाएगी और आएगी। हालांकि समय लगेगा, 4-5 महीने, 6 महीने, 1 साल, लेकिन संभावना है कि वैक्सीन बन सकती है। संभावना है कि कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से अनेक महामारियाँ, चाहे वो टीबी हो, पोलियो हो, हैजा हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू, तो ये भी तो बीमारियाँ थी। तो ये भी तो समय के साथ साथ आई और समय के साथ साथ धीरे धीरे इनका प्रकोप कम हुआ। तो ये भी एक बीमारी है, ये भी प्रकोप इसका कम होगा, लेकिन समय के साथ साथ, एक साथ नहीं। एक साथ किसी भी चीज़ का समापन नहीं होता, सब चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होती हैं, धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे चली जाती हैं। तो ये कहते हैं कि संभववादी की संभावनाएं हर जगह होती हैं, हर परिस्थिति में पर्यावरण महत्वपूर्ण नहीं होता। पर्यावरण महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मानव भी अपनी संभावनाएं लगाता है और परिणाम प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 इम्पोर्टेंट बातें, नियतिवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है, पर्यावरणवाद क्या है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। और संभववादी क्या है, संभववाद क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो संभववाद का जो प्रमुख विचारक है, जिसने संभववादी शब्द को गढ़ा, संभववादी शब्द विश्व मंच पर रखा, उस व्यक्ति का नाम है, आपको सामने दिख रहा होगा, विडाल डी ला ब्लांश। विडाल डी ला ब्लांश, जिनका संबंध फ्रांस से है। जिनका संबंध कहाँ से है? फ्रांस से है। ये एक महत्वपूर्ण है कि संभववाद का जनक, संभववाद का व्यक्ति, संभववाद को आगे ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? तो विडाल डी ला ब्लांश। हालांकि संभववाद जो शब्द है वो दिया फैब्रे ने है, एक फ्रांस का व्यक्ति, उसका नाम फैब्रे, दिया उन व्यक्ति ने, उन जोग्राफर ने। लेकिन इसको आगे ले जाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? विडाल डी ला ब्लांश को जाता है। और यूँ कहें कि संभववाद की जनक, संभववाद का जो प्रचार प्रसार किया है वो विडाल डी ला ब्लांश ने ही किया है। ठीक है, तो मानव भूगोल, फ्रांस में मानव भूगोल को फैलाने वाला, मानव भूगोल को विस्तारित करने वाला जो व्यक्ति था वो विडाल डी ला ब्लांश ही थे। तो देखिए, आगे हम पढ़ते हैं विडाल डी ला ब्लांश की एक महत्वपूर्ण परिभाषा। ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, प्रश्न पूछा जाता है। तो विडाल डी ला ब्लांश एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संभववाद की नींव रखी। उनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार। देखिए, अभी मैंने चर्चा की थी कि दोनों को साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी या पृथ्वी के उत्पन्न प्राकृतिक वातावरण है उसी सर्वप्रमुख माना। तो मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है। ये विचार कैसा है? पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध जैसे हैं।
पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध जैसे ये विचार है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान शामिल है। तो हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भी भौतिक नियम हैं जिनके द्वारा पृथ्वी नियंत्रित होती है, तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव के मध्य जो पारस्परिक संबंध है वो उन्हीं का ही हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं के ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। तो विडाल डी ला ब्लांच की परिभाषा महत्वपूर्ण, रेड जेल की परिभाषा महत्वपूर्ण, और रेड जेल की शिष्या जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं और उनका नाम है एलन सैम्पुल, इनकी भी परिभाषा महत्वपूर्ण। इसके अलावा दो परिभाषाएं और दी हैं महत्वपूर्ण। सारांश परिभाषा पढ़ लेते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, वे प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन। देखिए वापस पढ़ते हैं, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह, तो विभिन्न क्षेत्र हैं और मानव समूह है, और मानव समूह की आपको ध्यान होगा कि मानव समाजों की चर्चा हुई थी रेड जेल की परिभाषा में, ठीक है। तो मानव समूह हो गया कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक यानी भौतिक भूगोल हो गया और सांस्कृतिक वातावरण यानी मानव से संबंधित हो गया। तो मानव समाजों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हो गई। प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार से कि हमने देखा कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है और मानव भूगोल क्यों महत्वपूर्ण है, और मानव भूगोल जो है वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की विभिन्न शक्तियों के साथ में तालमेल रखता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हमें देता है, और किस प्रकार से हम उनके पारस्परिक संबंधों का, स्थानिक संगठनों का अध्ययन करके हम प्रादेशिक आधार पर वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने मानव भूगोल में उसकी अर्थ क्या है, मानव भूगोल का, उसकी परिभाषा क्यों महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी परिभाषाएं बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, उसकी भी हमने चर्चा कर ली। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रकृति यानी नेचर और स्कोप की चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अच्छे से पढ़ें, नोट्स अच्छे से बनाएं, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।